ए भैया शांत हो जाओ। देखिए ये 10 हेडिंग लगभग पढ़ लिए थे। पहली हेडिंग थी वैद्युत धारा। एकदम अब शांत हो जाओ, है यहाँ से बातचीत करते हैं। वैद्युत धारा याद है किसी को? आई बराबर सूत्र क्या लिखाए थे? आई बराबर क्यू अपान टी। दूसरा सूत्र एन इंटू ई अपान टी। तीसरा क्यू इंटू एफ। एक और लिखाए थे। अच्छा बताइए इसमें एफ क्या है? आवृत्ति। जब चक्कर पर सेकंड कहीं दिया तो उस समय पर ये सूत्र लगाना है। अच्छा ठीक है, इधर क्यू अपान टी अगर समय ना दिया हो तो समय बराबर फिर क्या लिखते हैं? 2 पाई आर अपान वी। समय बराबर दूरी बटे चाल। बताइए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक राशि बता दिशा होती है। दिशा किधर से किधर? प्लस से माइनस की ओर। प्लस से अथवा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती। लेकिन फिर भी दिशा होने के बाद भी कौन सी राशि है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। इसके बाद इसमें और कुछ पढ़ाए थे, बस इतना काफी है। बता दूसरी हेडिंग विद्युत धारा की परिभाषा तो समझिए ना। क्या बोलोगे? किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। और तुमसे केवल पूछे कि वैद्युत धारा क्या है, तो अगर ये जो अभी हमने डिफिनीशन बोला ये भी सही है, नहीं तो वास्तव में आवेश के गति अवस्था को, आवेश की गति अवस्था को या आवेश के चलने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। चलने की अवस्था क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। इसके बाद दूसरी हेडिंग थी वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 अथवा 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाते और चालक के संपूर्ण आयतन में अनियमित रूप से घूमने लगते। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिया जाए, यदि चालक के सिरों के बीच, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं, जिससे धारा का प्रवाह उच्च विभव से। यही वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। यही वैद्युत चालन का। यहां तक सबको तैयार हुआ? चलिए ठीक है। इसके बाद भैया तीसरी हेडिंग पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए इसको, माध्य मुक्त पथ तथा श्रांतिकाल। माध्य मुक्त पथ तथा श्रांतिकाल। जब किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अनियमित रूप से गति करते हैं तो बार बार एक दूसरे से टकराते हैं। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ तथा इनके बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। याद है किसी को? चलिए अच्छा इधर आइए। इसके बाद भैया चौथी हेडिंग नंबर चौथी, अनुगमन वेग। याद है? अनुगमन वेग। अच्छा बताइए वीडी। तो हम कल बताए थे कि बैटरी का जो विभवांतर होता है, बैटरी का मान लो प्लस सिरा और ये कैसा है माइनस। यहाँ से अगर हम मान लीजिए किसी भी वैद्युत उपकरण को जोड़ दें तो करंट का प्रवाह होता है। लेकिन भैया जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे इस तार के अंदर, तो ये बहुत धीरे धीरे गति करते हैं, यानी त्वरण गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। कौन? बैटरी का विभवांतर। बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता। बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग। याद है सबको? अनुगमन वेग का लगभग मान कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक। इसके बाद भैया पांचवी हेडिंग पढ़ाए। पांचवी हेडिंग कौन सी थी? पांचवी हेडिंग ये निगमन था। क्यों? इस चैप्टर में कितने निगमन पढ़ना? 3, जिसमें से पहला निगमन था अनुगमन वेग मतलब वीडी व धारा आई में संबंध। याद है किसी को? आई बराबर एन ई ए वी डी। आई बराबर एन ई ए वी डी। आई बराबर निगमन कल कराए थे इसके पहले वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में, तो उससे उधर से आप अपना देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे आप लोगों को बताया जा रहे हैं। अच्छा बताइए छठवीं हेडिंग धारा घनत्व। छठवीं हेडिंग धारा घनत्व। धारा घनत्व तो जे बराबर आई अपाने। जे बराबर आई अपाने। परिभाषा बना लोगे
किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को, एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बताइए मात्रक, मात्रक बताएं। एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, राशि और दिशा तल के लंबवत, तल के लंबवत धारा प्रवाह की दिशा में, जिधर करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में, लेकिन तल के लंबवत। बताइए बीमा हो गई, राशि हो गई, मात्रक निकाल लेते एम्पियर मीटर स्क्वायर, बीमा निकाल लेते, एक ही तो ए ही बन जाता, और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती यल स्क्वायर, तो आ जाता ए यल -2, यही है क्या? अच्छा ठीक है। अब सातवीं हेडिंग, सातवीं हेडिंग कौन सी थी? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो क्या आई बराबर यहीं पर रख दिया जाए, आई की जगह क्या रख दें एन ई ए वी डी बटे ए, तो ए से ए कट गया था तो आ गया था एन ई वी डी जे बराबर एन ई वी डी जे बराबर, और आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी, जे बराबर एन ई वी डी, जे बराबर आई अपान ए। बोलो इसके बाद कौन सी हेडिंग? ओम का नियम। ए भैया आठवीं हेडिंग पढ़ाए ओम का नियम। ओम का नियम याद है किसी को? V बटे आई बराबर क्या होता है? नियतांक। V बटे आई बराबर नियतांक, इसे ओम का नियम कहते। बोले जाते किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जो उस चालक के प्रतिरोध के, इसे ओम का नियम कहते। इसके बाद भैया नौवीं हेडिंग, नौवीं हेडिंग पता है कौन कौन? R यानी वैद्युत प्रतिरोध, G यानी वैद्युत चालकता, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता में संबंध। मतलब इन सभी का अपना अपना आपस में संबंध नहीं। तो बताइए इधर पे R बराबर सूत्र याद है? R बराबर V अपान आई, R बराबर V बटे आई, और G बराबर 1 बटे आ, रो बराबर E अपान जे, और सिग्मा बराबर 1 बटे रो। क्या यहीं से डिफिनीशन बनाना था? अच्छा बताइए इसमें क्या बनाते? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसी बिंदु के धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी का दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी है, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता का। बताइए इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक, इसका ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, इसका ओम मीटर, और इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रहेगा सब की सब कौन सी राशि? अदिश राशि। नहीं यार ये अदिश है, ये कौन सी है? अदिश। ये प्रदिश राशि होती, न सदिश है न अदिश है। कौन सी राशि है? प्रदिश, वैद्युत चालकता। ऐसे ही ये विशिष्ट प्रतिरोध अदिश और विशिष्ट चालकता प्रदिश। चलिए और कहाँ मात्रक हो गया? बीमा निकाल लेते आर की बीमा। आर बराबर सूत्र होता V अपान आई, आर बराबर, और V बराबर W अपान क्यू, W अपान क्यू इंटू आई। W की बीमा पता? यम यल स्क्वायर T-2 Q की AT और A। और बताइए कि तो क्या हो जाएगा? यम यल स्क्वायर T-3 A-2। सही लिखे? कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा बताइए अगर ये वैद्युत चालकता की पूछा जाए तो यही जो प्लस के माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है निकाल लेते हो। अच्छा बताइए विशिष्ट प्रतिरोध की यानी प्रतिरोधकता की पूछा जाए रो की, तो रो में क्या होता है? ओम मीटर, तो इसी के आगे यल का गुणा और कर देते हैं, तो यहाँ जहाँ स्क्वायर है यहाँ पर क्या बन जाता है? क्यू। और अगर विशिष्ट चालकता की पूछी जाए तो जहाँ जैसे ये यम प्लस का है तो माइनस का लिख लो, यल प्लस का है तो -3 लिख लो, टी प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का लिख लो, ए माइनस का है तो प्लस का लिख लो। ये क्या है कि बन जाएगी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। ऐसे करके बीमा निकालना। बीमा थोड़ी सी निकालना सीख लो, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट रट के जाओगे तो परीक्षा के दिन भूल जाएगा यार, ठीक है ना। इसलिए तुम्हें करना क्या है कि 3 ठो बीमा याद करके जाना है, बल की, कार्य की, आवेश। अब बाकी सूत्र तोड़ना सीखो, और सूत्र तोड़ ले जाओगे तो लास्ट में सभी सूत्र आपके W या F के पदों में आ जाएंगे, कार्य या बल के पदों में आ जाएंगे। उनकी बीमा तुम्हें याद है तो फिर लिख लेना। जैसे अभी देखो R को हमने तोड़ा तो W, R बराबर सूत्र क्या होता है? V अपान आई, और V को तोड़ो तो W अपान क्यू,
अब देखो हम ये कहे थे कि इनकी बीमा याद कर लो, तो लास्ट ये याद है क्या, डायरेक्ट ये याद करने से अच्छा ये 3 तो याद। अच्छा ठीक है, 10वीं हेडिंग, 10वीं हेडिंग प्रतिरोध की निर्भरता। चलिए आज यहीं से पढ़ाना है, प्रतिरोध की निर्भरता। ए भैया थोड़ी इधर सुने, प्रतिरोध की निर्भरता। एक आध इसमें क्वेश्चन करा देंगे जो इंपॉर्टेंट है। ए भैया इधर 11 में कौन से पढ़ना था, 11 हेडिंग बताओ, कल लिखे नहीं थे, कोई लिखा था? 11 में शायद पढ़ना था, पाठ्यक्रम देखो। अति चालकता, ठीक है, अति चालकता, चालकता। 12वां गतिशीलता, गतिशीलता। 13 कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध। ए भैया आज ये सब खत्म करना है। 14वां, 14वां अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति, अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति। और 15वां विद्युत शक्ति और ऊर्जा। और एक हेडिंग और बढ़ गई है, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन में तो अलग से ही, चलिए आ जाइए 10वीं हेडिंग थोड़ी देखो, कल थोड़ा थोड़ा बता दिए थे, उसी के आगे देखो, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का संयोजन है कि प्रतिरोधों की निर्भरता है, प्रतिरोधों की निर्भरता। लिखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर पहला सभी लोग लिखें, रब निकालो, ये जहाँ नोट्स बना रहे हो 60 नोट्स उसी में लिख लो। लिखिए, एक तार को खींचकर यदि n गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़कर, एक तार को खींचकर, एक तार को खींचकर यदि n गुना कर दिया जाए, एक तार को खींचकर, एक तार को खींचकर यदि n गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़कर, प्रतिरोध बढ़कर n स्क्वायर गुना हो जाता है, हो जाता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है R2 बराबर n स्क्वायर R1। कई साल ये पूछा है, चांस ज़्यादा रहते हैं इसके आने के। n स्क्वायर गुना हो जाता है। अब देखिए भैया इधर देखिए, इसको थोड़ी सी चित्र से समझो, शायद समझ में आ जाए बेटा। भैया इधर शांति से देखेंगे, जिन्हें आ रहा है वो हल करें, बैठे न रहे, इधर ना देखेंगे, और जिन्हें नहीं आ रहा वो इधर देख लें। मान लीजिए एक तार है, इसको हम खींच कर n गुना कर दिए, पहले तार ये थी, अब खींच कर n गुना कर दी। मान लीजिए पहले इसकी लंबाई l थी, अब इसकी लंबाई n इंटू l कर दी। मान लीजिए L1 बराबर हम ऐसा लिख लें, L2 बराबर ऐसा लिख लें। पहले इसका प्रतिरोध R1 था, तो अब प्रतिरोध कितना हो गया R2। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था A1, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया A2। क्या ये बात समझ में? बोलो भैया। अब भैया जब भी तार को हम खींच कर कम ज़्यादा करते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस आयतन ध्यान देना है। यानी इस छोटी तार का जो आयतन है तो ये बड़ी तार का जो आयतन है ये सेम रहता है, बस यहाँ इतना ही याद रहा, मतलब निगमन आ गया, आयतन दोनों को कभी चेंज नहीं होता। जैसे हम पिघला कर किसी और दूसरे में भी कन्वर्ट कर दिए होते तब भी आयतन सेम ही रहते। जब भी इस तरह से खींच कर या पिघला कर एक आकृति को दूसरी आकृति में या उसी आकृति का आकार आयतन में चेंज कर देते हैं, मतलब आयतन में नहीं आकार में चेंज कर देते हैं, तो आयतन सदैव नियत रहता है। आयतन अगर नियत रहेगा तो हम आयतन का लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ पर भी क्या लिख दें, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या यहाँ तक बात समझे? अब देखिए भैया इधर से अगर लिखा जाए तो L1 बटे L2 बराबर ये आ जाएगा A2 बटे A1। ये बात तुम लोग समझ गए बेटा? अब भैया सूत्र लगा दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। R बराबर सूत्र पता है किसी को? R बराबर रो यल अपान ए, R बराबर रो यल अपान ए।
तो आर बराबर फिर से लिखो रो यल अपान ए। अब इन दोनों को भैया अलग अलग कर दो तो 1 2 आ जाए। अब देखिए ये जो रो है ये पदार्थ पे डिपेंड करता है और ताप पर डिपेंड करता है। इसको क्या करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध केवल दो बातों पर डिपेंड करता है, एक पदार्थ पर और एक ताप। अच्छा बताइए जब इस तार को आपने खींचा होगा तो बताइए इसका पदार्थ बदला होगा कि ना बदला हो। जैसे मान लीजिए कापर की तार है, उसे खींचोगे, खींच की लंबाई बढ़ा दोगे तो क्या कापर की रहेगी कि तार बदल गया हो, चांदी की बन गई होगी, कापर की रहेगी। इसका मतलब रो चेंज ना हुआ होगा, और जो चेंज नहीं होगा उसको ज्यों का त्यों हम रख लें। ये बात समझिए, उसको ज्यों का त्यों रख लिया जाए। चलिए इस कौन बैठ गए, दिख रहा है? ठीक। तो रो से रो भैया कट गया। बताइए इन दोनों की लंबाई सेम है कि अलग अलग? तो बताइए इधर पे L1 रख दिया जाए, इधर क्या लिख दें L2, इधर 1 रख दिया जाए, इधर 2 रख दिया जाए। L1 की वैल्यू बताओ, या अभी L1 ही लिख लो, अभी L2 की जगह L2 लिख दिए। अब बताइए बार बार गुणा तो क्या A2 बटे A1 आएगा, A2 बटे A1। अब देखिए यहाँ से देखिए A2 बटे A1 की जगह क्या लिख दें, तो R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। ये बन गया A1 बटे A2 की जगह, सॉरी A2 बटे A1 की जगह क्या लिखना है L1 बटे, यानी इसकी जगह उठा के L1 बटे L2 रखे तो क्या स्क्वायर बन गया, वो लो। अच्छा बताइए अब वैल्यू रख दो, L1 की जगह कितना रखना है L2 की जगह L, इससे कट गया। बताइए n का जब स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर बनेगा, तेरे गुणा करिए कितना आ गया R2 बराबर n स्क्वायर R1, R2 बराबर n स्क्वायर R1। ये उत्तर है, ठीक है। अगला देखिए, छापना है, हाँ जीवन भर छापते रहना बेटा। जब नोट्स बनवाए 3 बार छपवाए, आज 60 नोट्स बनवा रहे फिर छापो, कहते एक दे हैं छापो, चमाचम घूम रहे, क्या बताएं। आयतन बराबर आयतन लिखो, चेंज करिए, 1 मिनट का काम है, पता नहीं क्या करते। एक क्वेश्चन और लिखिए ताप के लिए, 2 चीजें याद कर लो बस। बताइए ताप में आइए थोड़ी सी चेंज, इधर आ जाइए भैया। अगर बताइए यदि तार को काट कर n गुना कर दिया जाए, तार को काट कर n गुना कर दी जाए तो बताइए काटने पर बताइए सूत्र क्या बना करता है R2 बटे सॉरी ऐसा R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2। अगर खींच कर या पिघला कर ऐसा कुछ आ जाए तो बताइए R2 बराबर ये लिख सकते हो, या R2 बटे R1 बराबर लिख सकते हो n स्क्वायर, या R2 बराबर n स्क्वायर R1, ऐसा याद करना है। बोलो ये थोड़ी सी क्वेश्चन करिए इसको। देखिए एक तार का प्रतिरोध 30 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 30 ओम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, थोड़ी से प्रतिरोध वाले सवाल कर लीजिए, यही 3-4 तो गिने गिनाए आते हैं, बस इन्हीं बस को तैयार कर लो। एक तार का प्रतिरोध 30 ओम है, लिखा। इसे खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, इसे खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, इसे खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। इसके पश्चात समरूप त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता है। इसे खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, इसके पश्चात समरूप त्रिभुज के रूप में, हाँ समबाहु, क्या बोल गए थे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता। किन्हीं 2 सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किन्हीं 2 सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किन्हीं 2 सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हल करोगे, हल करें। एक तार है जिसका प्रतिरोध दिया है भैया 30 ओम, इसे खींचकर 2 गुना करें, खींचकर 2 गुना, तो बताइए अब प्रतिरोध कितना आ जाए,
हल करें, हम हल ना करेंगे? कितने आराम से बैठे, देखो इनको। अभी अभी ये खींचो खींचो। किसी का उत्तर आया? किसी का उत्तर आया? हाँ, आया किसी का? आ गया? कितना है? 80/3। चलिए भैया, अब इसका प्रतिरोध हो जाएगा n स्क्वायर R1। तुम लोग कहाँ तक लिखे हो? इस सूत्र लिखी ने, अब आगे लिखो। ब्लास्ट नहीं होता, लिख के देखो आज। ये लोग सोचते कि अगर हमने आगे लिख दिए, तीरे सा से आगे लिख दिए तो ब्लास्ट ना हो जाए, मारो साहब चले जाए, हम चले जाए। लिखो लिखो, ब्लास्ट नहीं होता, लिखो जाए। एक है 2 का स्क्वायर, R1 का मान 30, 60 लिख दें? 60 ही उतारेंगे लोग। चलिए, कम से कम बदल दिए। इतना आ जाएगा, 4 3 12, 120। ये बात सही है। ये खींच कर था। इसके बाद भैया इसको काट कर समबाहु त्रिभुज बना रहे, तो बताइए समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इसको कितने हिस्सों में काटे होंगे? 3। तो बताइए प्रत्येक का प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर R3 जब 3 हिस्सा करे हैं तो क्या 120/3 लिखे? तो एक हिस्से का प्रतिरोध कितना आ रहा होगा? अब ऐसे करके क्या जोड़े, एक हिस्सा ये जोड़ दिए, एक हिस्सा ये जोड़ दिए, एक ये जोड़ दिए। अब कोई दो सिरा लेना है, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी दो सिरे ले लो। मान लो ए और बी ये ली। इसका प्रतिरोध कितना दिया है? 40। इसका प्रतिरोध कितना दिया? 40। इसका प्रतिरोध कितना दिया? 40। ओम 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 लिख लेना। अब तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो बताइए दोनों किस क्रम में? श्रेणी में। श्रेणी में, समांतर में। R डैश बराबर 40 + 40 बराबर कितना आ गया? 80। इधर कितना आएगा? 40। और ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी में, समांतर में? श्रेणी में, समांतर में? समांतर में। समांतर में लगाओगे ए बी बराबर 1/80 + 1/40। बताइए दोनों को जोड़ा जाए तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 80। तो 1 + 2 यानी RAB बराबर जब लिखोगे तो यह आ जाएगा 80/3 ओम। ये उत्तर है, तुल्य प्रतिरोध ये आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखो। छापो जी भी, छापो। इनकी स्पीड ये अभी तक दशमलव में चल रही थी, अब सीधे 300 400 चल रही होगी। स्वयं से करने में गलत हो जाए, दूसरे का देख के उतारने से लाख गुना अच्छा है। परीक्षा में तो बैठे नहीं, आगे आगे किया करो। जीवन में कभी कभी आगे आगे भी करो, भले ही गलत हो तो कम से कम सीखने को तो कुछ मिलेगा। चलिए अगला देखिए। एक ऐसा लिखो, कॉपर के एक तार का, कॉपर के एक तार का, कॉपर के एक तार का, कॉपर के एक तार का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, कॉपर के एक तार का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, कॉपर के एक तार का 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, प्रतिरोध 50 ओम है, 50 ओम है, 50 ओम है, लिखा भैया। तथा 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तथा 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 55 ओम है, 55 ओम है। तो 75 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा? 75 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा? निकालो, ये ताप से रिलेटेड है।
75 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा? 75 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए सूत्र आपको पता है, आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस एल्फा टी। भैया ये होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध है। तो भैया पहला आपको रखना है कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया है 50 ओम। ये इसमें आप अप्लाई करिए, तो यहाँ लिख लीजिए भैया 50, आर जीरो पता नहीं, 1 प्लस एल्फा पता नहीं, टी का मान दिया है 25, ये समीकरण फर्स्ट। इसके बाद कहा है कि भैया 50 डिग्री सेल्सियस में जो प्रतिरोध है वो 55 ओम। अब इसको इस सूत्र में फिर से रखिए, तो 55 बराबर आर जीरो पता नहीं, 1 प्लस एल्फा और टेम्परेचर दिया है 50, ये समीकरण सेकेंड। इन दोनों को आप हल करिए, हल कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें दो चीज़ें मिल जाएंगी, आर जीरो मिल जाएगा, एल्फा भी मिलेगा। इसको फिलहाल लिख सकते थे, या पहले इन दोनों को भाग करिए तो एल्फा मिले, फिर इसको आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, भाग करिए कितना आ जाएगा, तो 50/55 बराबर आर जीरो से आर जीरो कट गया, 1 प्लस 25 एल्फा और 1 प्लस 50 एल्फा, तिरक गुणा करें, ये कितना लिखना था, 50/55 ना, 50/55 बराबर 5 से कट जाएगा क्या, तो 10/11 बराबर ये आ जाएगा 1 प्लस 25 एल्फा बटे 1 प्लस 50 एल्फा, 50 एल्फा तिरक गुणा, तो 10 प्लस 500 एल्फा बराबर 11 प्लस 11 गुणा करिए 25 में, 11 पचे 55, 5 और 11 दुनाई 22 और 22 5 27 एल्फा। अब इसको इधर ले आइए, घटा दीजिए, तो 500 से 275 घटाइए एल्फा बराबर, इसको इधर ले आइए तो 1 आ जाएगा, तो एल्फा बराबर आ जाएगा 1 बटे कितना बचेगा 25, 300, 3 2 5, मतलब 225 बच रहा है क्या, 225 आया। इसका मात्रक हुआ करता है प्रति डिग्री सेल्सियस। पिछले साल का इसकी परिभाषा पूछा था, मुझे अचानक ध्यान आ गया, पूछा था कि एल्फा मतलब एल्फा का नाम पता है क्या है, एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा दीजिए, आप सोचो। और तो आपको करना क्या था कि पहले इस सूत्र से, यहाँ से इस वाले सूत्र से एल्फा का मान निकालना था। जैसे आप यहाँ लिख सकते थे ऐसा, आर टी बराबर आर जीरो प्लस आर जीरो एल्फा टी, इसको इधर ले जाइए तो आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो बराबर एल्फा टी। अब यहाँ से टी का भी भाग कर दो तो टी आ जाता है इधर, यहाँ से डायरेक्ट एल्फा भी निकाला जा सकता है चेंज ऑन करके। अब इसमें आपको बताना था कि ये आपको टी का मान 1 मान लेना था। भैया तो एल्फा की डिफिनीशन थोड़ी सुन लो, पिछले साल 2025 का क्वेश्चन है, एल्फा की परिभाषा पूछा था। आपको ये बोलना था कि टी का मान 1 मानना था, तो टी का मान कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। किसी चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, किसी चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, अब ये देखिए आर टी माइनस आर जीरो लिखा है, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन। पहले आर जीरो में मान लीजिए जो भी था, आर टी मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो इसको बोला करते हैं प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन। अब इन दोनों को एक मानी तो किसी तार का ताप, भाई इधर देखें, एकांक प्रतिरोध के किसी तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, एकांक प्रतिरोध के किसी तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, तब प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को, प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर T का मान हमने 1 माना है, T का मान कितना माना है 1, और आर जीरो का भी मान कितना माना है 1। फिर से आप एक बार सुन लो, एकांक प्रतिरोध के किसी तार का ताप, एकांक प्रतिरोध के किसी तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में हुए परिवर्तन, प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को आर टी माइनस आर जीरो, मतलब प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ये पूछा था फिलहाल इस साल, जो इधर पे पेपर बटा हुआ था उसमें पूछा था। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब ये मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण फर्स्ट में। कितना आया, कोई हल किया है, कितना आया 8 है।
50 बराबर R01 प्लस 25 अल्फा बटे 225, यही बना है? और 25 भागे 225 कितनी बार जाएगा? 25 अट्ठे 200 और 25 नियम, तो ये आ जाएगा 9, यही है यार। अल्फा की जगह रखना था, अल्फा तो रख ही नहीं रहे। 25 अगुणे 1/25 तो ये कितना आ जाएगा? 1/225 तो कितना आया? 9। कुल मिला के 1/9 आया। जोड़िए कितना आएगा? 9 के 9 1 10, 10/9 है। इससे इसको काट दीजिए तो R0 बराबर कितना आ गया? 9 और गुणे 5, 9 पना 45, कितना आ गया भैया? 45 ओम आया। अब भैया रखना है, बताइए कितने क्वेश्चन पूछा था? कितने का पूछा था? 75 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा, क्वेश्चन ये था। तो आप बताइए क्या लिखेंगे? RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, 1 प्लस एल्फा टी। एल्फा का मान कितना आया था? 1/225 और टी का मान कितना रखना है? 75। R0 का मान कितना लिखना है? 45। ये उत्तर है, ये है उत्तर भैया। काटिए कितनी बार चल जाएगा? 25 3 75, 25 नियम 225 ना, तो कितना हो जाएगा? 9 के 9 9 3 12। इससे काट दें, थोड़ी जोड़ दें फिर काटते हैं। 45 गुणा 9 के 9 3 12, 12/9, 9 पना 45 और 12 पंचे 60, 60 ही ओम आया। सभी के 60 ही आया, बोलो। अच्छा वैसे गेस भी हो रहा था, 25 पे कितना था? 50, तो 50 पे कितना होगा? 55, तो 75 में कितना होगा? 60 नहीं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा ना पूछ लेगा कि तुम गेस करके चले आओ। अभी मान लो पूछ ले, तुम्हारा गेस भी हो जाए, लेकिन है 3 नंबर तो लगाना तो तुम्हें इसी तरह पड़े। अभी विकल्पी वाले क्वेश्चन थोड़ी है कि गेस हो गया चलो आगे बढ़ो, हल करके तो आना ही पड़ेगा ना। आगे लिखिए। अच्छा ए भैया अगली हेडिंग नंबर कितनी पढ़ाए थे? 10 11 बताओ कौन सी है? अतिचालकता। ए भैया इधर सुने, अतिचालकता। ए भैया इधर देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं भैया, थोड़ी सी परिभाषा, एक लाइन की केवल परिभाषा है, केवल परिभाषा, इसके सवाल वाल कुछ नहीं बनते हैं, केवल परिभाषा दिमाग में रखना है। कभी पूछेगा तो एक ही नंबर में पूछेगा और कुछ नहीं। अतिचालकता क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप कम किया जाए तो प्रतिरोध भी कम होता है। जैसे धातुएं हो गई, सभी धातुएं, ताप इनका बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर ताप कम करोगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन इन धातुओं में से कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका ताप कम करें तो प्रतिरोध घटता है, लेकिन एक निश्चित ताप पर इनका प्रतिरोध अचानक घट के 0 हो जाता है। अचानक घट के, इस घटना को क्या बोलते हैं? अतिचालकता। तथा ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। फिर से सुने एक बार, अभी हम सुनेंगे, बोलो क्या बोलोगे? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ जिनका ताप कम करने पर प्रतिरोध घटता है, लेकिन एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध अचानक घटकर शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को अतिचालकता। याद हो गया? बताइए क्या बोलोगे? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप कम करने पर पहले प्रतिरोध धीरे धीरे कम होता है, लेकिन एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध अचानक घटकर, ऐसे पदार्थों को तथा इस घटना को, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अतिचालक पदार्थ तथा इस घटना को अतिचालकता। चलिए ठीक है। 12 हेडिंग बनाओगी, कौन सी थी? कार्बन प्रतिरोध, गतिशीलता है। ठीक है, गतिशीलता अभी लिखे थे ना, देख लो। 12वीं हेडिंग गतिशीलता। ए भैया इधर 12वीं गतिशीलता, ये भी है भैया, लेकिन इसका कभी कभी सवाल भी पूछ लेता है। ये भी परिभाषा या तैयार करना। म्यू बराबर वीडी अपानी, म्यू बराबर वीडी अपानी, म्यू बराबर
गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं, इधर सुनिए, म्यू म्यू बराबर वी डी अपान ई। वी डी क्या है? अनुगमन वेग। वी डी क्या है? और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, सुने परिभाषा, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को, एकांक देखिए भैया इधर समझे, जब वैद्युत क्षेत्र ऐसे लगा देते हो, ये मान लीजिए प्लस का सिरा है, बल रेखा हमेशा प्लस से निकलकर माइनस की ओर चलती है, बल रेखा हमेशा प्लस से निकलकर माइनस की ओर। अब इस वैद्युत क्षेत्र में यदि आप प्लस का कोई आवेशित कण छोड़ोगे तो इधर जाएगा, माइनस को इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो इधर जाएगा, तो इनको बोला करते हैं आवेश वाहक। इनको क्या बोलते हैं? आवेश वाहक। तो वैद्युत क्षेत्र में ऑटोमेटिक चलने लगते, तो कितनी स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड को हम बोला करते हैं गतिशीलता। अच्छा, गतिशीलता से समझ में आ रहा है ना कि कोई गतिविधि की बात हो रही हो, बोलो। तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र लगाना है, वैद्युत क्षेत्र आपको मान लो एकांक लगाना है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र लगाना, ऐसे में इन आवेशित कणों को छोड़ना है, तो जितनी स्पीड से चलते हैं उसी स्पीड को हम बोला करते हैं गतिशीलता। अब परिभाषा ऐसे बनाते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को, आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। याद हुआ किसी को? आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता। चलिए जो सुनाओ थोड़ा, कौन सुनाएगा? करने तुम बताओ। एकांक वैद्युत क्षेत्र में वो आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। अच्छा ठीक है, इधर आओ भैया, इधर है भैया सांदुजा, बताइए इसका मात्रक बताइए। वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, तो पहुंच जाएगा कूलाम मीटर बटे न्यूटन सेकेंड। कूलाम मीटर, ये ऊपर पहुंच गया, कूलाम मीटर बटे न्यूटन सेकेंड, कूलाम मीटर बटे न्यूटन सेकेंड। बताइए गतिशीलता की बीमा निकाल सकते हो, वेग की बीमा एल टी माइनस 1। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है ई बराबर एफ बटे क्यू, ई बराबर एफ बटे क्यू। बल की बीमा एम एल टी माइनस 2, क्यू की ए टी। अब यहाँ रखिए तो कितना बन जाएगा? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। यहाँ रखिए एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। बात नहीं भैया, ये एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस 1, एल से एल कट गया, टी ऊपर जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा और ए आ जाएगा, यही आएगा, बोलो। तो ये गतिशीलता का बीमा राशि मात्रक हो जाएगा। आगे देखिए हेडिंग नंबर 13 ये भी बहुत छोटी सी हेडिंग है, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध भैया इधर कार्बन प्रतिरोध। तो देखिए कुछ वैद्युत उपकरण ऐसे होते हैं, भैया इधर थोड़ी सुने, कार्बन प्रतिरोध बेटा सब इधर सुने। कुछ वैद्युत उपकरण ऐसे होते हैं जिन पर उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, यानी बहुत कम धारा पर काम करते हैं। धारा अगर रोकना है तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे आप चार्जर को ही देख लो बेटा, चार्जर को हम इनपुट के रूप में लगभग 100 एम्पियर करंट दे रहे हैं और आउटपुट के रूप में 1 या 2 एम्पियर का करंट दे रहा है आउटपुट के रूप। इसका मतलब ये सीधे 98 एम्पियर करंट को रोका होगा। तो यहाँ पर अगर इतना भयंकर करंट रोकना है, अगर इतना ज़्यादा करंट रोकना है तो ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए। अब प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आर बराबर सूत्र होता है रोयल अपाने। आर बराबर सूत्र क्या होता है? रोयल अपाने। प्रतिरोध अगर बढ़ाना है तो लंबाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए और मोटाई बहुत कम होनी चाहिए, यानी धातुओं द्वारा इतना ज़्यादा प्रतिरोध नहीं उत्पन्न किया जा सकता। अतः हम अर्धचालक का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अर्धचालक का उपयोग करते हैं। अर्धचालक का जब उपयोग करते हैं तो उन अर्धचालकों में कार्बन भैया सबसे सस्ता है, हर जगह सुगमता से उपलब्ध है और कमरे के ताप पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होता है, जो सुटेबल भी है। इसलिए हम कार्बन का उपयोग करते हैं। और इसी अर्धचालकों में जब हम कार्बन का उपयोग करते हैं तो इसका नाम पड़ गया कार्बन प्रतिरोध। तो आपको ये बोलना है कि जब बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जब बहुत
उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती, जब बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती, तो हम अर्धचालकों द्वारा अर्धचालकों में कार्बन का उपयोग करके उच्च प्रतिरोध प्राप्त करते, क्योंकि कार्बन सुगमता से उपलब्ध है, सबसे सस्ता है तथा कमरे के ताप पर, ये एंट्री आपको भूल जाया करती तो इसको याद रखना है, कमरे के ताप पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। इस प्रकार कार्बन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। किसी को डिफिनीशन याद हुई? फिर सुनो, जहां बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है, जहां बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है, जहां बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो वहां पर प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कार्बन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन सुगमता से उपलब्ध है, और दूसरा सबसे सस्ता है, तीसरा कमरे के ताप पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। इस प्रकार कार्बन अर्धचालक से उत्पन्न प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहलाता। क्या यहां तक सबके समझ में है? चलिए इधर यार कोई सुना है कैसे कुछ, कौन सुनाया गया? इधर देखो यार, प्रिंस, क्या नाम है? पिंसू तिवारी, अपने पीछे वाले को खड़े करो। हाँ खड़े हो जाओ आप। कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं? सोच सोच के बोलो थोड़ा। जब बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो अर्धचालकों में तो अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, ऐसा बोलो। जब बहुत उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। अर्धचालकों में कार्बन सबसे सस्ता, सुगमता से उपलब्ध तथा कमरे के ताप पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। इस प्रकार कार्बन अर्धचालक से उत्पन्न प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, बैठो। अब इसके बाद भैया कार्बन प्रतिरोध का पाठ्यांक, भैया इधर कार्बन प्रतिरोध का पाठ्यांक। तो इसके लिए भैया आपको करना क्या है कि किसी कार्बन प्रतिरोध देखने में भैया कुछ ऐसे लगेंगे, इनमें विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां होती हैं, A B C D। कार्बन प्रतिरोध का पाठ्यांक, तो कार्बन प्रतिरोध का पाठ्यांक निर्धारित करने के लिए कार्बन प्रतिरोध में विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां A B C D होती हैं। प्रथम 2 पट्टियां A और B प्रथम 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करती हैं, तीसरी पट्टी C घात को व्यक्त करती है तथा चौथी पट्टी D विश्वसनीयता को व्यक्त करती है। जिनके वर्ण कोड निम्न है, बताइए किसी को याद है? BB रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। देखिए भैया इधर, ये बी का मतलब क्या है भैया? इसमें बी 3 है, यही कंफ्यूजन कर देता है भैया। बी 3 है तो पहला बी कौन सा है? ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, तीसरा एक और कहीं होगा ये ब्लू। अच्छा बताइए जी 2 होंगे, दिया है। पहला जी कौन सा है? ग्रीन वाला है, और दूसरा जी ग्रे वाला। बताइए पहला बी, दूसरा पहला वाला ब्लैक, दूसरा तीसरा, और अच्छा पहला जी दूसरा ग्रे। अच्छा बताइए R O Y और इधर V W। किसी को ज्यादा आ रहा है क्या? बीच भी उछल बोल रहा है। कौन उछल जा रहा था? एक खड़ा हो जा। अब ना उछलेगा, अब तो जमीन के नीचे जाना चाह रहा होगा। अरे एक से एक का छुआ पैदा है भाई। पता है इसका कोड कितना है? A 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो ये 3 पट्टियों के लिए है। कौन कौन सी पट्टी? A B C। बोलो बचा कौन सी पट्टी? D के लिए भैया 3 तरह से। एक पहला क्या है? गोल्डन, और दूसरा सिल्वर, और चौथा नो कलर। मतलब कुल मिला के 2 ही कलर हैं, एक में कलर ही नहीं।
अगर गोल्डन है तो विश्वसनीयता कितनी है? प्लस माइनस 5%। कितनी है? अगर मान लीजिए सिल्वर है प्लस माइनस 10%, और अगर मान लीजिए कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20%। ये याद करना। अच्छा बताइए इसका उत्तर बताइएगा। मान लीजिए ए का मान दिया रेड, और बी का मान दे दिया मान लीजिए वाइट, और सी का मान हमने दे दिया येलो, और डी का मान दे दिया गोल्डन। बताइए कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? कार्बन प्रतिरोध, बस यही क्वेश्चन पूछता है, बस ले देखे कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा। बताइए पहला है रेड, रेड के लिए हम कितना लिखेंगे? 2। फिर क्या दिया है भैया? वाइट, वाइट के लिए कितना लिखोगे? 9। तो ये 29 बन गया गुणे। तीसरा जो कलर होता है घात को व्यक्त करता है, तो 10 की घात उसी तरह उतार लेना है। अब बताइए वाई, वाई का मान कितना है? 4। तो कुल मिला के आ गया 29 गुणे 10 की घात 4 ओम, ये उत्तर आता। फिर आगे तुम्हें लगाना है प्लस माइनस। फिर ये कौन सा? जी, गोल्डन दिया हुआ, तो गोल्डन के लिए कितना रखना है? प्लस माइनस 5%। ये इसका सही उत्तर था। ना समझ पाए यार? बताओ ये सेंटेंस याद हो जाएगा। क्या याद करना है? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। पहला बी ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्लू, पहला जी ग्रीन, दूसरा ग्रे। बाकी सब एक एक ही बार लिखे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं है। कहाँ से चालू करना है? 0 से। कभी कभी तुम गलती में 1 से लिखाते हो, जैसे ये पहले वाले ब्लैक को आप 1 लिख देते हो तो गड़बड़ा जाता है। बोलो इधर देखिए, अब कौन सी हेडिंग बची? अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति। भैया इधर देखो, बस 2 मिनट और लगे। समय हो गया क्या? कितना बच गया? 1 मिनट ज्यादा हुआ है। चलो ठीक है, कल देखें।